मैथमेटिक्स। आज आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा पहले ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस और उसके एप्लीकेशंस के बारे में एक समरी बता दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग ना मतलब इन एमसीक्यू को इजी वे में अटेम्प्ट कर सकें। तो आप लोग उस समरी को आप ध्यान से समझ लीजिएगा ना। पूरा चैप्टर पढ़ाना तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट लिखा है ताकि आप लोगों को कुछ राहत मिल जाए एमसीक्यू अटेंड करने में। आप देख लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो देखिएगा। एक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या करते हैं कि ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। E = IH del upon delta डेल्टा, जहां पे एनर्जी होगी वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं IH del upon delta, दिस इज द एनर्जी ऑपरेटर। मोमेंटम = P दिस इज द मोमेंटम माइनस के IH del। Px देखिएगा, अब वो वन डायरेक्शन की बात कर रहा है, ये 3 डायमेंशंस में लिख रखा है। देखिएगा ये यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये 3 डायमेंशंस में है। ये किस में है? 3 डायमेंशंस में। वन डायमेंशन में जब ऐसे आप लिखेंगे Px = माइनस के IH del upon del x, Py में लिखेंगे देखिए del upon del y हो जाएगा। Pz में जब लिखेंगे माइनस के IH del upon del z हो जाएगा। P = माइनस के IH डेल्टा, 3 डायमेंशंस में है। सातवां पॉइंट, इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। मान लीजिए 2 पॉइंट है x1 और x2, तो x1 x2 साइज द वेव फंक्शन साई का स्क्वायर d2, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अगर मान लीजिए वैसा वेव फंक्शन है कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है की पावर ix टाइप, तो p का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी x1 x2 साई स्टार d2, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, दिस इज द एस्टिमेट वैल्यू। इसमें क्या करते हैं मैम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेशन, दिस इज ये जो निशान है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का निशान है। तो जैसे पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, इंटीग्रल साई स्टार x इंटू साई इंटू dx। मोमेंटम का निकालना px साई स्टार px इंटू साई इंटू dx। px क्या हो जाएगा? माइनस के IH del upon del x। px की वैल्यू आप पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। ऐसे py क्या हो जाएगा? माइनस के IH del upon del y। pz क्या हो जाएगा? साई स्टार माइनस के IH del upon del z इंटू साई इंटू dz। दे आर द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, और दे आर द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मोमेंटम, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा ना श्रोडिंगर इक्वेशंस को आप समझने की कोशिश कीजिए, वो ना यहीं से आपको मिल जाएगी। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? P²/2m, वो आपको बता रखा है मैंने कि कैसे लिख सकते हैं ना P²/2m को, तो 1/2mv²। तो इसे क्या करते हैं, 1/2m की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिएगा, mv का होल स्क्वायर अपॉन m, तो mv मोमेंटम है, P²/2m, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जगह हम डायरेक्ट P²/2m यू सब वर्ड यूज कर रहे हैं अपॉन v साई। तो P² = माइनस के h का स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर, P = माइनस के IH डेल्टा, ये देखिएगा यहाँ से आया ये, ठीक है ना। E = IH del upon delta t, ये सब वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी। और Px का स्क्वायर = माइनस के h का स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर अपॉन डेल्टा x का स्क्वायर, ये सोल्व करके निकालना पड़ता है एक वेव फंक्शंस करके, वो तो खैर यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको एक समरी के तौर पे दे रहा हूँ। देखिए जैसे आप P² रखेंगे, अब आप 3 डायमेंशन शब्द यूज करेंगे, ये कैसे किस में है? 3 डायमेंशंस में, और ये किस में है? 1 डायमेंशंस में, 1 डायमेंशन में। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन E साई = माइनस के h का स्क्वायर अपॉन Tm डेल्टा का स्क्वायर साई प्लस v साई। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन E साई = P²/2m साई प्लस v साई IH del साई अपॉन डेल्टा साई। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा आप आराम से, यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। देखिएगा यहाँ पे E की वैल्यू नहीं पुट करनी है, सिर्फ आपको H के P की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे देखिएगा इस वाली इक्वेशंस के अंदर सारी वैल्यू पुट करनी है, ये देखिएगा यहाँ पे, ये दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे मेरे ये पेन रखा है। तो देखिएगा E साई P की जगह क्या रखना है? P² की जगह माइनस के h का स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर माइनस के h का स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा का स्क्वायर साई प्लस v साई, दिस इज द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। देखिएगा आप इसे समझ लीजिएगा, आप इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप E की वैल्यू पुट नहीं करना, सिर्फ P² की वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन।
टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन देखेगा ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m इंटू साई प्लस वी साई, यही इक्वेशन आ गई, यही इक्वेशन आ गई। अब इसमें किस किस की वैल्यू पुट करनी है आपको, ई की पुट करनी है। ई इज इक्वल टू क्या है, आई एच डेल अपॉन डेल्टा टी इंटू साई, और पी कितना है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा का स्क्वायर साई प्लस वी साई। तो दीज आर द इक्वेशंस इन 3 डायमेंशंस। हम इन्हें 1 डायमेंशंस में भी लिख सकते हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। अगर इसे 1 डायमेंशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वी साई, या वाई में लिखेंगे जेड में लिखेंगे, तो जैसे भी लिखें। अब देखिएगा आप, हर्मिसन्स ऑपरेटर एक नया ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू होती है माइनस के एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा का स्क्वायर प्लस वी। ये कैसा है मैं अभी अगली उसमें बताऊंगा। ये 3 डायमेंशंस में है। 1 डायमेंशन में पूछते हैं तो माइनस के एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस वी 1 डायमेंशन। ठीक है, दोबारा मैं आपको ये लेकर चल रहा हूँ ना, इसकी अनदर फॉर्म्स भी हो सकती हैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की। देखिएगा ई साई इज इक्वल टू माइनस के एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा का स्क्वायर प्लस वी साई। देखिएगा यही इधर चल रहा है, यही इधर चल रहा है। ठीक है ना, 13वां पॉइंट। तो देखिएगा ई साई इज इक्वल टू एच साई, ये क्या हो गया, इसे जो है ना, ये एच साई एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा का स्क्वायर प्लस वी, ये मैं थोड़ा इधर लिख के दिखा दे रहा हूँ कैसा आएगा। देखिएगा ई साई इज इक्वल टू माइनस के एच क्रॉस का स्क्वायर। देखिएगा इसे एच कट भी बोलते हैं कुछ लोग, इसे एच क्रॉस भी बोलते हैं, वो आप देख लीजिए जो आपको कन्वीनियंट हो। 2m डेल्टा का स्क्वायर प्लस वी इंटू साई। तो देखिएगा दिस विल बी इक्वल टू एच, ये देखिएगा दिस विल बी इक्वल टू एच। ई साई इज इक्वल टू एच साई, दिस इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ई साई इज इक्वल टू एच साई। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा कि ई साई इज इक्वल टू एच साई भी पूछ सकता है, आपको वो ये भी दे सकता है, आपको वो ये भी दे सकता है, और उसका एक फॉर्म और मैं वो मैं अभी अगर डिस्कस करूंगा। तो मेरा मतलब ये था, यहां से ये हर्मिसन ऑपरेटर आया, और ई साई इज इक्वल टू एच साई, इसे इसलिए श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट, दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट। देखिएगा टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ई साई इज इक्वल टू एच साई, एच की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये आप रखिएगा। उसके बाद सेकंड पा देगा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, वही चल रहा है अभी। तो देखिएगा ई साई इज इक्वल टू माइनस के एच का डेल वी साई, वी उधर ले जाइएगा, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू दिस। तो ये 2m अपॉन एच का स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा का स्क्वायर साई, डेल्टा का स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच का स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस इन 3 डायमेंशन। देखिएगा दिस इज द इन 3 डायमेंशन, ये देखिएगा जहां पे मैं एरो बना रहा हूं। ठीक है ना, तो देखिएगा एक फॉर्म ये भी है। अब एमसीक्यू में आपको वो ये भी पूछ सकता है कि बताइएगा टाइम, ये वाला भी दे सकता है, लेकिन अगर वो फ्री पार्टिकल के लिए पूछ रहा है तो ये v 0 हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने ये देखे यहाँ पे लिखा है v इज इक्वल टू 0, ये देखिएगा आप, इसे अच्छे से पढ़िएगा, v इज इक्वल टू 0 फॉर फ्री पार्टिकल। तो इस वाले केस में श्रोडिंगर इक्वेशंस क्या हो जाएगी फ्री पार्टिकल के लिए। देखिएगा फ्री पार्टिकल के लिए, फ्री पार्टिकल के लिए जो है डेल्टा का स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच का स्क्वायर ई इंटू साई इज इक्वल टू 0, क्योंकि v कितना है 0, तो ये v 0 हो जाएगा तो ये साई हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर फ्री पार्टिकल, वो आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ अभी श्रोडिंगर इक्वेशन पर थोड़ा और मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा अगर वो आपसे 1 डायमेंशन की बात करता है, 2 या 3 डायमेंशन की बात करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा का स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो इसीलिए 1 डायमेंशन 3 डायमेंशन ये तो आप अपने आप ही कन्वर्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को फिर भी थोड़ा सा ये समरी देने के लिए। देखिएगा अब इसमें एक आता है पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स, यहाँ पर आ जाइएगा। देखिएगा ये एक 1 डायमेंशन बॉक्स इनफाइनाइट पोटेंशियल है, ये इनफाइनाइट या इनफाइनाइट है, और यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना है, इन्फिनिटी है। तो देखिएगा एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल इज इक्वल टू n का स्क्वायर h का स्क्वायर h कट का स्क्वायर पाई का स्क्वायर अपॉन 2ml का स्क्वायर। देखिए h कट का मतलब होता है h अपॉन 2 पाई, ये देखिएगा यहाँ पे h कट का मतलब h अपॉन 2 पाई। तो देखिएगा ये तो h कट की फॉर्म में फार्मूला है, और ये h की फॉर्म में है, इसमें h कट की वैल्यू रख दीजिएगा तो ये आ जाएगा। देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, en इज इक्वल टू n का स्क्वायर h कट का स्क्वायर पाई का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ml का स्क्वायर।
इजिकल टू n का स्क्वायर, h की मान लो h का स्क्वायर पाई का स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर अपॉन 2ml का स्क्वायर। h कट की वैल्यू रखिएगा यहाँ पे, कितनी रखेंगे h अपॉन 2 पाई। तो e इजिकल टू कितना हो जाएगा भाई, n का स्क्वायर h का स्क्वायर पाई का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर पाई का स्क्वायर। पाई के स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, e इजिकल टू आ जाएगा n का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर। तो देखिएगा दिस इज द, ये मैं आपको, दिस इज द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ h और दिस इज द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ h कट। तो आप देख लीजिएगा एमसीक्यू में आपसे क्या पूछा हुआ है। देखिएगा आपने कभी कभी ऐसा भी रहता है वो नोट्स एंटी नोट्स पूछने लगता है, वैसे तो मतलब नहीं पूछते। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा इसमें आप देखिएगा, इसमें n इजिकल टू 0 कभी नहीं होगा। n इजिकल टू 1 रिप्रेजेंट द 0 पॉइंट एनर्जी। देखिएगा n इजिकल टू 1 रखेंगे तो h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर, दिस इज द 0 पॉइंट एनर्जी। n इजिकल टू 2 रखेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी मिलेगी। n इजिकल टू 3 रखेंगे तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी मिलेगी। n इजिकल टू 4 रखेंगे दिस इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी मिलेगी। लेकिन n इजिकल टू 1 0 पॉइंट एनर्जी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 1 इज नॉट गिव द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इजिकल टू 2 विल गिव द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वैल्यू। तो देखिएगा n इजिकल टू, मैं हिंदी में बता रहा हूं, n इजिकल टू 2 का मतलब पहली एक्साइटेड स्टेट, n इजिकल टू 3 का मतलब द्वितीय एक्साइटेड स्टेट, n इजिकल टू 4 का मतलब तृतीय एक्साइटेड स्टेट, n इजिकल टू 1 का मतलब होता है 0 पॉइंट एनर्जी। ये आप याद रखिएगा। अब देखिएगा बेसिकली क्या है कि नोड्स उसे कहते हैं जहां पे जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो एंटी नोड्स उसे कहते हैं जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे देखो जीरो पे ना 0 0 0 L L L, तो यहाँ पे क्या है कि जीरो डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल जीरो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसे हम काउंट नहीं करते जीरो और L वाले को। तो देखिएगा अब n इजिकल टू 1 है, तो देखिएगा पहले तो ग्राफ देख लीजिएगा आप, साई 1 का ग्राफ इस तरीके से आता है, साई 2 का इस तरीके से आता है, साई 3 का इस तरीके से आता है। साई की वैल्यू मैं लिखना थोड़ा भूल गया तो मैं भी लिख के दे रहा हूं आपको। साई इजिकल टू इसमें इस वाले केस में आएगा 2 अपॉन L साइन n पाई x अपॉन L, तो साई n, साई 1 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन L साइन पाई x अपॉन L, साई 2 कितना हो जाएगा n की वैल्यू 2 रखिएगा। तो साई 1 साई 2 साई 3 का मतलब ये है, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था। ठीक है, अब देखिएगा आप n इजिकल टू 1 में देखिएगा, n इजिकल टू 1 में क्या है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है L/2 में, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1 है तो एंटी नोड कितना होगा 1 होगा। देखिए ये देखेगा एंटी नोड होगा, 0 और L वाला छोड़ दीजिएगा, 0 और L को छोड़ के काउंट करते हैं। एंटी नोड कितने होते हैं n और ये होते हैं n-1। तो देखिएगा n इजिकल टू 1 के केस में, n इजिकल टू 1 में नोड कितने हैं n-1, तो 1 - 1 इजिकल टू 0, मैं लिख दे रहा हूं फिर भी यहाँ पे n-1, और नोड कितने होते हैं n इजिकल टू 1 में 1 - 1 इजिकल टू 0, एंटी नोड कितने हो गए 1। n इजिकल टू 2 में नोड कितने हो गए 2 - 1 1, और एंटी नोड कितने हो गए 2। n इजिकल टू 3 में 3 - 1 इजिकल टू 2, और एंटी नोड कितने हो गए 3। ये एक्सेप्ट द बाउंड्रीज, ये बाउंड्री वाले छोड़ दिए क्योंकि ये कॉमन्स हैं, इसलिए काउंट भी नहीं करते, इसलिए मैंने लिखा है कि नोड्स n-1 होंगे, एंटी नोड्स कितने होंगे n होंगे। तो n इजिकल टू 1 में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे एक जगह हो रहा है, तो एंटी नोड कितना हो गया 1 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। n इजिकल टू 2 में देखिएगा, n इजिकल टू 2 ये देखिएगा, ये लिखा है मैंने n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 2 में देखिएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक तो यहाँ पे है एक यहाँ पे, दो जगह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एंटी नोड कितना होंगे 2, और जीरो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है देखिएगा, यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पे मेरा पेन है, तो कितने n इजिकल टू 2 जीरो डिस्प्लेसमेंट कितनी जगह है एक जगह है, तो देखिएगा n इजिकल टू 1 हो गया। n इजिकल टू 3 में जाइएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ है 1 2 3, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया एंटी नोड मैक्सिमम 3, और जीरो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है 1 2 नोड है। तो इसलिए मैंने आपको याद करने की जगह बता दिया n इजिकल टू 1 2 3। n इजिकल टू 1 का मतलब 0 पॉइंट एनर्जी, n इजिकल टू 2 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इजिकल टू 1 का मतलब वो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है,
n इजिकल टू 2 का मतलब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, n इजिकल टू 3 का मतलब n इजिकल टू मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है ना। नोड एंटी नोड समझाने की मैंने कोशिश करी है आपको। हाँ, इसमें एक चीज और है, देखिएगा ये साई m इंटू एन डी टो, अगर इसे क्रॉनिकल डेल्टा बोलते हैं, ठीक है ना, डेल्टा एम एन इजिकल टू 1, अगर m इजिकल टू n, m और n एक सेम स्टेट में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, अगर ये सेम स्टेट में नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। देखो नॉर्मलाइजेशन साई स्टार साई इंटू डी टू इजिकल टू एन, एन क्या है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, एन इजिकल टू नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी 1, माइनस क्या इन्फिनिटी से अपन इन्फिनिटी साई स्टार साई डी टू इजिकल टू 1, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। वो आपसे पूछे व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, तो ये भी लिख सकते हो आप, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्क्वायर डी टू इजिकल टू 1, ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो आप। वो अगर कॉम्प्लेक्स है तो ये यूज होगा, वो रियल है तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस। देखिएगा अभी मैं इसे बताने से पहले मैं आपको 20 बता रहा हूँ ऑर्थोगोनल, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल। ये देखिएगा, ये वहां पूछेगा व्हाट इज द ऑर्थोगोनल, टू वे फंक्शन विल बी ऑर्थोगोनल इफ साई एम एक्स साई एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ये आप याद कर लीजिएगा, ऑर्थोगोनल का मतलब साई एम एक्स साई एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, नॉर्मलाइजेशन का मतलब साई स्टार साई इंटू डी टू इजिकल टू, डी टू का मतलब डीवी भी आ सकता है, 1 डायमेंशन में लेंगे तो आप डीएक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, तो दिस इज द ऑर्थोगोनल नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ये आप रख लिया। वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम ए ई टू द पावर माइनस के आई अपॉन एच कट ई टी माइनस एक्स पी एक्स, माइनस का आपको इधर लेके जाएंगे तो आई अपॉन एच एक्स पी एक्स माइनस ई टी, दिस द वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। ये श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करने में काफी काम होता है। तो दिस इज ए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। तो देखिएगा इसमें मैं आपको फिर अभी चलो कुछ मैं आगे बताऊंगा। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आप आ जाइएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिएगा, इक्वेशन ऑफ ए मोशन ऑफ ए फ्री पार्टिकल ऑफ मास एम इज, तो देखिएगा वो आपसे देखिएगा कहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिएगा यहाँ पे फ्री पार्टिकल के लिए पूछ रहा है, v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिएगा मैंने आपसे क्या कहा था, डेल्टा का स्क्वायर साई, ये देखिएगा यहाँ पे रखेगा, ये डेल्टा का स्क्वायर साई प्लस 2m बटे एच का स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। तो डेल्टा का ये हाँ, तो देखिएगा v इज इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो डेल्टा का स्क्वायर साई 2m अपॉन एच का स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0, तो b इज द राइट आंसर, b इज द राइट आंसर। तो देखिएगा यहाँ पे e माइनस वी भी दे रखा है, ये गलत आंसर है क्योंकि वो फ्री पार्टिकल के लिए पूछ रहा है और ये तो है ही गलत इसमें। तो देखिए यहाँ पे उसने आई ये टाइम डिपेंडेंट दे रहा है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। विच ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द वेव फंक्शंस, साई प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, देखिए इट मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर, दिस इज ये ठीक है। इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एट ए पॉइंट, इट साई रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इट नीड नॉट बी कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री, नीड नॉट टू बी, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, फाइनाइट भी होना चाहिए अक्रॉस द बाउंड्री। तो दिस इज द सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ द साई रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये फाइनाइट एवरीवेयर होता है, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड होता है, ठीक है ना। ये आप साई की प्रॉपर्टी भी याद कर सकते हैं, बट नॉट बी कंटिन्यूअस, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द साई। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ बॉक्स, देखिएगा आ गया वो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ बॉक्स, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा पाई का स्क्वायर एच का स्क्वायर 2s ml n का स्क्वायर, देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिएगा मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि कहाँ पे, ये देखिएगा ये एच क्रॉस के टर्म्स में बात करना चाह रहा, n का स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर पाई का स्क्वायर अपॉन 2s ml का स्क्वायर, ये देखिएगा यहाँ पे यही आ रहा है यहाँ पे, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आप इससे में आ जाएगा। एनर्जी लेवल ऑफ अ पार्टिकल इन ए बॉक्स इज आर इक्वली स्पेस्ड आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, तो देखिएगा इसमें क्या है कि देखिएगा ये एनर्जी लेवल से मैं आपको यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ। तो देखिएगा मैंने आपसे क्या कहा था, ये देखिएगा n की वैल्यू 1 रखिएगा, तो 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, h का स्क्वायर पाई का स्क्वायर अपॉन 4h का स्क्वायर पाई का स्क्वायर अपॉन 2s ml का स्क्वायर, और n इजिकल टू 3 कितना आ जाएगा भाई, 9h का स्क्वायर पाई का स्क्वायर, h कट है
अपॉन ट्वाइस एम एल का स्क्वायर। तो देखिएगा 4 - 1 3, 9 - 4 5 आएगा। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिएगा मैंने ये आपको करके दिखा दिया है। और ये आया कहाँ से, यहाँ इस वाले फार्मूले से आया। ये फार्मूला ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसे हटा रहा हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे इस पे बार बार। तो देखिएगा एनर्जी लेवल ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। कहाँ इक्वली स्पेस्ड है, तो देखिए इन्हें और इनके बीच में स्पेस कम है। ये थोड़ा मेरे से गलत बन गया है, ये देखिएगा, इसे यहां से काट लीजिए। आर नॉट इक्वली स्पेस्ड इज द राइट आंसर। द 0 पॉइंट ऑफ एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स। तो 0 पॉइंट एनर्जी कितनी होती है, n + 1/2 h ओमेगा। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, n की वैल्यू 0 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 h ओमेगा। n की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, वो डी इज द राइट आंसर। एनर्जी लेवल ऑफ ए लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर आर इक्वली स्पेस्ड। तो देख लीजिएगा, ये कर लीजिए ना, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। तो n की वैल्यू 0 रखिए आपने, कितना आया, 1/2 h ओमेगा। n की वैल्यू 1 रखिएगा आप, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 3/2 h ओमेगा। ये कितना आएगा, 5/2 h क्रॉस ओमेगा। ये कितना आएगा, 7/2 h क्रॉस ओमेगा। तो देखिएगा 3/2 में से 1/2 गया तो h ओमेगा, 5/2 में से 3/2 गया h ओमेगा, 7/2 में से 5/2 गया h क्रॉस ओमेगा। तो h कट ओमेगा कुछ भी कह ले, आर इक्वली स्पेस्ड इज द राइट आंसर। देखिएगा इन पार्टिकल इन ए बॉक्स, यहां पे देखिएगा पार्टिकल इन ए बॉक्स नॉट इक्वली स्पेस्ड, ये मैंने आपको बना के भी दिखा दिया। और हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में आर इक्वली स्पेस्ड। एनर्जी ऑफ ए पोटेंशियल स्टेल ऑफ ए हाइट v0 इफ द पार्टिकल ऑफ द एनर्जी इज लेस देन v0। इज लेस देन v0 की बात कर रहा है, इज इंसिडेंट अपॉन इट द ट्रांसमिटेंस इज। तो देखिएगा जब ई लेस देन v होगा, देखिए एक फार्मूला होता है r + t = 1, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ई लेस देन v0 में ट्रांसमिटेंस = 0 होगा तो r = क्या होगा भाई, 1 होगा, और t = 0 होगा। इस केस में ई लेस देन v0। For a linear harmonic oscillator in the ground state 0, ये D is the right answer। देखिए दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये आप याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इन ग्राउंड स्टेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट। देखिएगा आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट होती है 16%, इज द राइट आंसर। आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट, देखिएगा अभी वो इनसाइड द क्लासिकल लिमिट इस क्वेश्चन में करेगा, तो 100 - 16 84%, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल फॉर द अबव केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इनसाइड द क्लासिकल लिमिट, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की बात ही कर रहा है। इनसाइड का मतलब 100 - 16 कर लीजिएगा, 84 आएगा। इनसाइड का मतलब 84%, आउटसाइड का मतलब कहां लिखा हुआ है, आउटसाइड का मतलब 16%। मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉक्स ऑफ ए 1 एंगस्ट्रॉम। देखो भाई ये अभी फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, En = क्या पढ़ाया था मैंने, n का स्क्वायर। आप इसमें ना ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, n का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर अपॉन 8m l का स्क्वायर। 1 एंगस्ट्रॉम L = क्या दे रखा, 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है भाई। अब n की वैल्यू कितना है, मिनिमम एनर्जी पूछ रहा है। देखिएगा मिनिमम एनर्जी, जिसका मतलब 0 पॉइंट एनर्जी, इसका मतलब n = 1 इंटू h की वैल्यू कितनी होती है, आप पुट कर लीजिए 6.6 × 10⁻34 का होल स्क्वायर, सॉरी ये मैं h का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू m कितना है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिएगा मास कितना हो जाएगा, 9.1 × 10⁻31। मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, कभी आप कंफ्यूज रहे। तो देखिएगा E = h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर, क्योंकि n = हो गया 1। तो देखिएगा 6.6 × 10⁻34 का होल स्क्वायर अपॉन 8 इंटू m कितना है, 9.1 × 10⁻31 इंटू l कितना है, 10⁻10 का होल स्क्वायर। तो E = कितना आएगा, E आंसर आएगा भाई 0.6 जो भी आएगा, लेकिन मतलब 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा आंसर। जूल में आप निकाल लीजिएगा तो इसे 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेगा, जूल में आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द आंसर, सी
सी इज द राइट आंसर। ये मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया, ये फार्मूला यूज होगा। इसमें एच कट वाला फार्मूला मत यूज कीजिएगा, ये वाला फार्मूला यूज कीजिएगा। अगर उसने एच कट की वैल्यू दे रखी है तो फिर एक अलग बात है। देखिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px ऑफ ए मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ट्रैप्ड इन ए वन डायमेंशन बॉक्स ऑफ विड्थ L, इट इज ऑलवेज जीरो। जैसे ही वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू px की बात करेगा, किसके लिए? पार्टिकल इन ए वन डायमेंशन बॉक्स, इन ए वन डायमेंशन बॉक्स, जीरो। जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ द लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ये तो आपको पता ही है, मुझे क्या बताना पड़ेगा। n + 1/2 h × म्यू। n की वैल्यू जीरो रखोगे तो 1/2 h म्यू, कितना जगह 0.5 h म्यू। श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखिएगा मैंने आपसे कहा था कि एच साई इक्वल टू एच साई भी लिख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि एच साई माइनस के ई साई इज इक्वल टू जीरो, एच साई इज इक्वल टू साई। थोड़ा ये इसने साई को सही नहीं बनाया तो आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। ए इज द राइट आंसर। द करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, तो इसमें डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसमें जो है ना, ये थोड़ा ना, उसमें मैं आपको बताऊं तो एक इक्वेशन होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, तो वो मुझे मेरे पास शायद, हाँ, तो ये उसमें ये भी होता है कि अगर आप उसे, हाँ, ये इस तरीके से होता है डाइवर्ज, ये आ सकती है आपके यहाँ। ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स इक्वेशन, डाइवर्जेंस एस प्लस के डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन होती है। एस इज द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, एस इज द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, वेयर पी इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आप याद कर लीजिएगा। ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स की इक्वेशंस है, डाइवर्जेंस ए प्लस डेल्टा रो। इज एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, मैंने आपको कहा था एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखते हैं? एक्स, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे लिखते हैं, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का निशान है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पी एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज दिस, तो ये सब निकलता रहेगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू, रियल वैल्यू नन ऑफ द फुल एन ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी नहीं। ए इज द राइट आंसर। V is the classical frequency, then its 0 point energy, ये तो कई बार हो चुका 1/2 h म्यू। B is the right answer. Value of energy for which the Schrodinger equations can be solved, तो value of energy तो क्या निकालते हैं? E निकाला ना आपने, एनर्जी निकाली, एनर्जी को कहते हैं आइगन वैल्यू। दिस इज द B। वैल्यू ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है। वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर विच द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सोल्व्ड आर कॉल्ड आइगन वैल्यू। ठीक है, नॉट वेव फंक्शन, नॉट प्रोबेबिलिटी वैल्यू। इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी आर इंसिडेंट ऑन द पोटेंशियल ऑफ हाइट v सच दैट E इज ग्रेटर देन v, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेव मैकेनिकली ट्रू। देखिएगा, अगर वो E इज ग्रेटर देन v है तो r प्लस टी इज इक्वल टू 1, तो इसमें r भी फाइनाइट होगा और t भी फाइनाइट होगा। तो पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसफर विल बी टेक प्लेस। इलेक्ट्रॉन विल बी रिफ्लेक्टेड, विल बी गलत। इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसमिटेड, गलत, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड भी होता है, ये भी गलत। नन ऑफ द अबव, ये भी गलत। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये भी फाइनाइट है इसमें, ये भी फाइनाइट है। देखो, वेव फंक्शन साइज ऑर्थोगोनल, तो देखो मैंने आपको क्या कहा था, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं दोबारा बता दे रहा हूं। देखो, साई एम एक्स साई एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये देखेगा, साई इंटू साई स्टार डी वी इज इक्वल टू 0। दिस इज द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। देखिए, 1 नहीं यूज होगा, v नहीं यूज होगा। ये आप इंटीग्रल भी लगा सकते हैं, नन ऑफ दिस। ठीक है, फॉर ए फंक्शन साई, साई इंटू साई स्टार डीवी, डीवी का मतलब वो वॉल्यूम के 3 डायमेंशन की बात कर रहा है, इज इक्वल टू एन, देन द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इज एन। एन क्या है? नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। ठीक है, तो ये ए, मैंने आपको सब ऑर्थोगोनल वगैरह प्रॉपर्टी बता दी है, इसलिए क्योंकि इसमें से भी कुछ हट के आ सकता है ना वहां पे। ए रूल बाई विच फ्रॉम ए गिवन फंक्शन वी कैन फाइंड अनदर फंक्शन इज, तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए
मैं आपको बताऊं कोस एक्स है, तो डी बाई डी एक्स अगर अप्लाई करेंगे आप, कोस एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स माइनस। तो देखिएगा, तो ए रूल बाई विच फ्रॉम ए गिवन फंक्शन वी कैन फाइंड ऑपरेटर, ठीक है ना, तो वी कैन, तो ये ऑपरेटर का काम कर रहा है डी बाई डी एक्स, क्या, ए रूल बाई विच ए गिवन फंक्शन वी कैन फाइंड अनदर फंक्शन, तो इस वाले फंक्शन है तो वी कैन फाइंड अनदर फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स इज ए ऑपरेटर का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ऑपरेटर का काम कर रहा है। तो द रूल बाई फ्रॉम ए गिवन फंक्शन वी कैन फाइंड अनदर फंक्शन, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शंस में बी। Probability of finding the particular element of volume d tau is psi square d tau is equal to 1। ये मैंने देखो भैया आपको पढ़ाया भी था कहीं पे, मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखेगा प्रोबेबिलिटी x1 से x2 psi square d tau, या इसे psi into psi star d tau भी लिख सकते हैं x1 से x2। ये देखेगा, तो ये देखेगा psi square d tau, B is the right answer। A particle encountering a potential barrier, then the sum of the reflection and transmission coefficient is always 1। For a particle encountering a potential barrier, sum की बात कर रहा है, देखिएगा वो sum की बात कर रहा है, तो R plus T हमेशा कितना होगा, 1 होगा। C, the energy level of a linear harmonic oscillators are degenerate, non-degenerates, non-degenerates। ये देखिए क्वांटम मैकेनिकली फॉर्म ऑफ ए टोटल एनर्जी ऑपरेटर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। देखिए वो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन दे रहा है, तो देखिएगा मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एच, ये देखिएगा माइनस के एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा का स्क्वायर प्लस वी, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में बात करेंगे आप, एच इजिकल टू हर्मिशन ऑपरेटर माइनस के एच का स्क्वायर अपॉन टीएम डेल्टा का स्क्वायर डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस वी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे, माइनस के एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस वी। ये देखिएगा आप इसमें ये हाँ, ये इसमें जो है क्या है कि ये देखिएगा माइनस का निशान है, यहाँ पे देखिएगा ये प्लस का निशान है। ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि आप बिल्कुल केयरफुल्ली आप यहाँ पे देखिएगा, ये एच का स्क्वायर अपॉन टेल का स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर प्लस वी एक्स, ठीक है। अच्छा ये दो इसने, अच्छा ये देखिएगा यहाँ पे ये एच क्रॉस है, यहाँ पे ये एच स्क्वायर है, यहाँ पे ये देखिएगा एच क्रॉस का स्क्वायर है, तो दिस इज द राइट आंसर सी। सी देखिएगा एच का स्क्वायर है, ये अभी आपको देखना कि एच क्रॉस कहाँ है, एच कहाँ है, क्योंकि मैंने देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल एच क्रॉस में लिखवाया है आपको, मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा का स्क्वायर वी 1 डायमेंशन। कभी आपका टिक कराएं जहाँ पे एच लिखा हो और फिर कहें कि सब मेरा तो उसने गलत नंबर नहीं दिए, ऐसा नहीं होगा, आपको एच क्रॉस और एच पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। फ्री पार्टिकल के लिए V0 होता है, मैंने आपको कई बार बता चुका है। वेव फंक्शन रिलेटेड टू ए मटेरियल पार्टिकल इज कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ओनली सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, नहीं ओनली कंटिन्यूस होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टी मिला के फाइनाइट, कंटिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। देखो फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूस, वो यहाँ ऑल भी लिख सकता था लेकिन उसने ये लिखा है, तो डी इज द राइट आंसर। द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ द हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज पैराबोलिक, इस तरीके का होता है।